नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। डियर फ्रेंड्स, हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज एक अलर्ट भी है, लेकिन फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू ये 2 टॉपिक्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। उसके बाद हम देखेंगे कि इस सीरीज के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें और जो अलर्ट है वी विल गो थ्रू दैट एज वेल कि क्या है ये अलर्ट। ओके, इंटरनेट शटडाउन्स। इंटरनेट शटडाउन्स का यहाँ पर मतलब जो है वो ये नहीं है कि जो कम्युनिकेशन कंपनी है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, टावर गिर गया। ये इंटरनेट शटडाउन्स की बात नहीं हो रही है। सरकार के द्वारा थोपे गए इंटरनेट शटडाउन्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स ऑन गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड सिविल लिबर्टीज। SFLC इंडिया का एक लेटेस्ट आंकड़ा अगर हम देखें तो अच्छी बात यह है कि हमारे देश में इंटरनेट शटडाउन्स की बात करें तो 2023 के कंपैरिजन में 2024 में ये आंकड़ा जो है ये ड्रॉप हुआ है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन दुखद बात ये है कि हमारा देश जो है ये इंटरनेट शटडाउन्स के आंकड़ों में ग्लोबल लीडर है। दुनिया के दूसरे ऐसे देश जहां पर गवर्नमेंट ऑर्डर्ड शटडाउन्स होते हैं तो उसके टॉप देशों में हमारे देश भारत का भी नाम आता है। और हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोटेस्ट करना जो है वो हमारा एक अधिकार है। ये सारी चीज़ों के बावजूद भी सरकार जो इंटरनेट बंद कर देती है, सो दिस इज़ नॉट गुड। यूनियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि इंटरनेट शटडाउन जो है ये एक बहुत ही एसेंशियल टूल है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। एंड एज वी ऑल नो, ज़्यादातर लोग, सिर्फ हमारे देश नहीं लेकिन पूरी दुनिया में, इंटरनेट का एक्सेस जो है वो स्मार्टफोन के माध्यम से करते हैं। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2024 में हमारे देश में टोटल 84 शटडाउन्स हुए। इसमें से 41 है, यानी कि लगभग आप समझ लीजिए 50% के जो शटडाउन्स हैं ये प्रोटेस्ट्स के दौरान हुए थे। अब कुछ दिनों पहले ही हम बात कर रहे थे ना, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 जिसका ड्राफ्ट आया था, विरोध हुआ था, उस समय पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था। व्हाट वाज दैट? कि प्रोटेस्ट करना जो है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना जो है, ये हम सब का अधिकार है। और अगर ऐसे समय में सरकार शटडाउन कर देती है इंटरनेट को तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। दूसरी चीज, कम्युनल क्लैशेस के दौरान 23 शटडाउन्स किए गए। यहां पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि अगर कम्युनल क्लैशेस को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन हेल्पफुल है तो ये चीज सरकार को करनी चाहिए। राइट, दैट्स व्हाट आई बिलीव। एंड 5 शटडाउन्स जो हैं ये एग्जामिनेशन में चीटिंग को रोकने करने के लिए किए गए। अब देखिए, फॉर एग्जांपल कहीं पर बोर्ड की एग्जामिनेशन चल रही है और आपको लग रहा है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव तालुका या फिर कोई सिटी है, टाउन है, तो वहां पर आप जामर्स लगा दीजिए ना, पूरे शहर के इंटरनेट को क्यों बंद कर रहे हैं? तो ये थोड़ा एक सोचने की, ये मुझे यहाँ पर तो ये एग्जाम के दौरान जो रोकने की बात है ना, आई डोंट एग्री विद दिस थिंग एट ऑल। और खास करके प्रोटेस्ट के समय पर भी बंद नहीं करना चाहिए। क्या होता है कई बार क्राइसिस वाली सिचुएशन में, है ना, अगर आपने इंटरनेट बंद कर दिया है तो एक दूसरी साइड ये भी है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है। और ये बात भूल जाइए कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया जो हैं, सिर्फ I'm using the word here, सिर्फ, ऐसा नहीं है कि ये टूल्स हैं और सिर्फ इन टूल्स के माध्यम से ही मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो बातें करते हैं, राइट, जिसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, इससे भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने इंटरनेट शटडाउन कर दिया और मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल स्प्रेड हो जाए। ऑथोरिटीज़ की ये आर्ग्यूमेंट है कि एस्केलेशन को रोकने के लिए ज़्यादातर शटडाउन्स जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भासीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा है कि शटडाउन्स मस्ट पास द टेस्ट्स ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। ये 2 चीज़ें जो हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एब्सोल्युटली नेसेसरी है तो फिर इसका इस्तेमाल करो, और प्रोपोर्शनैलिटी, एक्सप्लेनेशन भी देना है फिर आपको। सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा है इस केस में, लेकिन सरकारें जो हैं ऐसा नहीं कर रही है। शटडाउन्स की वजह से लाइवलीहुड्स, मेडिकल केयर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये भी डिसरप्ट हो जाती हैं। शटडाउन्स जब सरकार के द्वारा ऑर्डर किए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यू शुड अपलोड डेटा, कि आपने क्यों किया, ये सारे रीजंस जो है वो आपको देने हैं। और टेलीकम्युनिकेशंस टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज रूल्स 2024-2017 जो है वो भी यही कहता है कि अगर
आपने शटडाउन ऑर्डर किया है तो पूरा एक रिपोर्ट आप अपलोड कीजिए, रीजंस बताइए और क्या फ़ायदा हुआ, क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ये रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और ये रूल भी है। टेलीकम्युनिकेशन रूल्स 2024, 2017 में भी ये थी चीज़ें थी और 24 वाला जो लेटेस्ट रूल है तो इसमें भी अपडेटेड जो है तो उसमें भी ये चीज़ है, लेकिन इसका भी वायोलेशन जो है वो सरकार कर रही है। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 296 शटडाउन्स हुए, राइट, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए। भारत को तो एटलीस्ट अगर हम हमारी सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो एटलीस्ट वी शुड एक्सरसाइज ग्रेटर रिस्ट्रेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इन यूजिंग दिस टूल। आइडियल नंबर जो है शटडाउन का इट शुड बी 0। सरकार के द्वारा कभी भी इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर नहीं किए जाने चाहिए, और अगर वर्स्ट के सिनारियो में आपको ये टूल यूज़ करना पड़ रहा है तो कीजिए, लेकिन उसके बाद यू शुड गिव ए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर गलती भी हुई है तो दैट्स ऑल्सो फाइन, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, राइट, फॉलो द रूल, टेलीकम्युनिकेशन रूल को फॉलो कीजिए और सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है उसको भी फॉलो कीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। बेसिक चीज़ें आप जानते ही हैं, यहाँ पर हम केरला की बात करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ ये इश्यू ऐसा नहीं है कि केरला में है, केरला का तो यहाँ पर एग्जाम्पल है। केरला के साथ साथ आप खुद अपने राज्यों में देखिए कि किस प्रकार के ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। आई लिव इन गुजरात, तो मुझे पता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सासणगीर वाला जो एरिया है विच इज़ वेरी फेमस फॉर एशियाटिक लायंस, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर कई बार क्या होता है कि लेपर्ड ने अटैक कर दिया, राइट, लायन ने अटैक कर दिया। तो हम जानते हैं ना, हमारे जो बुजुर्ग है वो भी ये बात बताते हैं कि वो हमारे घर में नहीं आए, हम उनके घर में घुसे हैं। Critically analyze the role of habitat fragmentation in escalating human wildlife conflict in Kerala and suggest measures to address the issue. अब केरला में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और केरला जो है तो लगभग 29% जितना इसका, नियरली 29% केरला की जो ज़मीन है ये फॉरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं। अब ये जो एनकाउंटर्स होते हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स, फेटालिटीज़ डीप जंगल्स में हुई है, ये बात थोड़ी समझ में आती है कि इफ़ यू गो डीप इनसाइड द जंगल तो चांसेस, जो रिस्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये बात चिंता का विषय है कि फॉरेस्ट फ्रिंज्ड हैबिटेशंस में और विलेजेस में फेटालिटीज़ हुई हैं, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। और अब ड्राई स्पेल और अनयूजुअली हॉट समर आने वाली है, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। समर 2025 इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। तो ऐसे समय में बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो फूड के लिए, पानी के लिए अलग अलग शहरों की तरफ या फिर टाउन्स की तरफ आ सकते हैं, और चांसेस आर के भूखे प्यासे एनिमल्स जो हैं वो फिर लोगों पर अटैक भी कर सकते हैं। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। केरला की सरकार जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि मीन्स के वहाँ के लोग जो हैं वो ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार जो है वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही है, राइट, नॉट एबल टू मैनेज वाइल्ड लाइफ। और केरला इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन है, तो उनका कहना यह है कि कुछ ऐसे एनिमल्स को कर्ल कर देना, कर्ल का मतलब होता है मार देना चाहिए। तो इस प्रकार की भी आवाज़ें जो हैं वो उठ रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना यह है कि एलिफेंट, वाइल्ड एलिफेंट की, केरला में एलिफेंट्स भी हैं एज यू नो, वाइल्ड एलिफेंट्स, तो एलिफेंट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कई बार। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डेटा ये कहता है कि एलिफेंट के नंबर्स में ही हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है, और इसकी वजह से फिर ह्यूमन एलिफेंट की कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें भी एक ड्रॉप है। स्नेक बाइट सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु का कारण बनते हैं, उसमें भी एक ड्रॉप देखने को मिला है। 113 स्नेक बाइट रिलेटेड मृत्यु हुई थी केरला में 2012 में, यह आंकड़ा 34 हो गया 2023 में। और ओवरऑल फेटालिटीज़ जो हैं एज़ पर गवर्नमेंट डेटा, फॉरेस्ट डेटा, ओवरऑल फेटालिटीज़ कम हुई है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि भाई ज़्यादा हुई है, राइट। लोगों को ये फील हो रहा है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो मर रहे हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। 2018 में 146 टोटल फेटालिटीज़ हुई थी, लास्ट ईयर इट ड्रॉप डाउन टू 57। अब चिंता का विषय यह है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो एक लंबे समय से मीन्स इतिहास के पन्नों को पलटे, और मीन्स इनके फोर फादर्स से यू नो दे हैव बीन लिविंग इन जंगल्स, ट्राइबल कम्युनिटीज़, लेकिन वो भी विक्टिम्स बन रहे हैं। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि जंगल का जो एक बैलेंस है ना वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। गवर्नमेंट शुड डॉक्यूमेंट एंड एसेस ट्राइबल नॉलेज इज पार्ट ऑफ इट्स न्यू मिशन, कि ट्राइबल नॉलेज जो है कौन सी ऐसी चीज़ है, कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं।
सबसे बेस्ट नॉलेज जो है वो सन ऑफ द सॉइल्स के पास है, यानी कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, आप उनको पूछेंगे देन दे विल टेल यू कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। उनकी निगाहों से देखिए क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और क्या क्या चीज़ें कर देनी चाहिए हमें। ये सरकार जो है वो सरकार व्हेन ऐसे सरकार, ऑफ कोर्स सरकार मीन्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उनको भी चीज़ों को सीखना चाहिए कि भाई इनके पास जो नॉलेज है वो किताबों और इन सारी चीज़ों से बहुत ही डीप है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, जैसे मैंने मीन्स दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब जो जानवर हैं उनके घर अब नहीं रहे या फिर उनके घर बर्बाद हो रहे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। अनरेगुलेटेड टूरिज्म, हमारे यहाँ पर भी ये इश्यू देखने को मिल रहा है, हर जगह पर रिजॉर्ट्स बन चुके हैं, राइट। जो जंगल जैसी चीज़ें थी, आज से 10 साल पहले जब मैं पहली बार गया था तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कहाँ आ गया, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं अपार्ट फ्रॉम नेचर। लेकिन आज जब मैं जाता हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आई एम गोइंग इन कि जंगल के आसपास के एरिया में, हमें ऐसा ही लगता है कि ये एक छोटा सा गांव ही है, क्योंकि हर जगह पर रिजॉर्ट्स और ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं। कैटल ग्रेजिंग फॉरेस्ट के पास की जाती है तो ये भी, इससे भी अटैक्स बढ़ जाते हैं और एनक्रोचमेंट हो रहा है। फूड वेस्ट डंपिंग, फॉरेस्ट के आजू बाजू की जो जगह है जहाँ पर लोग नहीं रहते तो वहाँ पर आप फूड वेस्ट जो होता, वेस्ट फूड को डंप करेंगे वहाँ पर, तो जानवर जो है वो फिर उसकी स्मेल की वजह से वहाँ पर आएंगे और फिर इस प्रकार के अटैक्स होते हैं। इसी के साथ इन्वेजिव प्लांट्स का इस्तेमाल होना, मोनोकल्चरल प्लांटेशन, राइट, यूकेलिप्टस, क्योंकि लोगों को रिसोर्सेज चाहिए तो इस प्रकार के जो आर्टिफिशियल ऐसे जंगल क्रिएट किए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी फॉरेस्ट का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। 2022 में केरला की सरकार ने कुछ ऐसे वाइल्ड बोर्स को कंट्रोल करने के लिए लोकल अथॉरिटीज़ को ऐसी परमिशंस दी थी कि भाई आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अब लोग जो हैं वो इसको फिर से डिमांड कर रहे हैं। लास्ट ईयर कैबिनेट ने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के तौर पर क्लासिफाई किया था, राइट। केरला के 10 ऐसे मिशंस भी चल रहे हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, तो इसका बेस्ट बेस्ट अप्रोच कोई है, बेस्ट सोल्यूशन तो कोई है, तो दैट इज़ मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, राइट, जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रेवेन्यू, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ट्राइबल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फॉरेस्ट, ये सारे डिपार्टमेंट्स जब यूनिसन में काम करेंगे, राइट, एक टीम के तौर पर काम करेंगे, कोलैबोरेट करके काम करेंगे, तब चीज़ों में एक बदलाव आएगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ट्राइबल वेलफेयर है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो ट्राइबल नॉलेज है उसका बेस्ट तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमन सेफ्टी और सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का बैलेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेक यू थ्रू द अलर्ट्स फर्स्ट। सो द अलर्ट इज 1 and 2 March 2025, ये 2 दिन ऐसे रहने वाले हैं when you will not find this lecture, right, because there is a very important function 2 दिनों के लिए है, तो I won't be able to go through the current affairs and I won't be able to deliver this lecture. तो ये 2 दिन जो हैं ब्रेक रहेगा. As far as this particular video series is concerned, right, why it is important? Because it helps you develop your critical analytical skill. एग्जामिनेशन में आपको एक एज मिलती है और इसी के साथ यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. ये सीरीज़, ये वीडियो को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन किया गया है. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज के माध्यम से यू कैन सेंड इट टू मी इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट या फिर कोई गाइडेंस चाहिए, राइट. बट मेक श्योर जो भी चीज़ें आप लिखें, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते शब्दों में, राइट, अगर आप बता ही नहीं पाते, तो दैट इटसेल्फ मीन्स कि आपको ही नहीं पता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको जेन्युइनली कौन सी चीज़ पर डाउट है. तो ऐसा ही कुछ भी मत लिख दीजिएगा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस कि अगर हमें, लेट्स से, इफ़ आई वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम समवन, तो एटलीस्ट आई शुड नो कि व्हाट आई वांट टू लर्न. अगर कोई डाउट है, इफ़ आई एम स्टक समवेयर, सो पहले बैठकर एनालाइज कीजिए. डायरेक्ट टाइप मत कीजिए, डायरेक्ट लिखिए मत, थोड़ा सोचिए उसके बाद लिखिए, ठीक है. This will help you a lot with not just communicating with me, but communicating in general. Now let's jump on to the third topic. What lessons can India learn from the Mahakumbh for managing mega events? महाकुंभ जो हैं, ये अब इसका विराम हो चुका है. इस साल का जो महाकुंभ था
तो एज यू नो कि बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं महाकुंभ के बारे में, बहुत 45 डेज तक ये इवेंट चला, इसनेट ये डेफिनेटली दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट था। अब नेक्स्ट जो है इज गोइंग टू बी, ये ऐसा बड़ा महाकुंभ जो है इज गोइंग टू टेक प्लेस इन 2037। तो तब तक हम क्या करें, ऐसे ही चिल करें? नहीं, चिल नहीं कर सकते। वी नीड टू प्रिपेयर। क्या क्या चीज़ें हुई रिव्यू करना है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसने काम किया, वॉट वर्कड एंड वॉट डिड नॉट। क्राउड मैनेजमेंट में हमारा देश जो है इट्स नॉट दैट गुड। और क्राउड जो है, इंडिविजुअल्स जब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, देन इट बिकम्स वी कॉल इट क्राउड। अनफॉर्चुनेटली, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, माफ़ कीजिएगा अगर मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा हार्श है तो, लेकिन मेरा तो ऑब्जर्वेशन ये है, मैं हर जगह पर देखता हूँ, सारे लोग ऐसा नहीं है लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनमें सिविक डिसिप्लिन का अभाव है। आप किसी जगह पर खड़े हैं, रेस्टोरेंट में, अगर फूड डिलीवरी, जो फूड कलेक्शन की अगर लाइन है कहीं पर, जो पार्सल लेने के लिए हम जाते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर भी देखने को मिलता है कि हम खड़े हैं और कोई आकर बीच में से ऐसे ही घुस जाएगा, फिर वो ऐसे ही हाथ रख के। सेम थिंग गोज विथ व्हेन वी गो आउट फॉर मूवी। और एरोप्लेन में भी ऐसा है कि अगर आप प्लेन ऐसे ही अभी रुका है, ब्रेक्स लगाई है पायलट ने, और लोग खड़े हो जाते हैं और धक्का मारने लगते हैं और अपनी बैग, जैसे प्लेन आपको लेकर फिर से उड़ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सिविक सेंस का अभाव है हमारे यहाँ पर, राइट। और ये एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है ये लोग जब इसके बारे में सोचेंगे कि हम ही केओस करते हैं, हम हमारे शहरों में देखते हैं कि कहीं पर ऐसे क्रॉस रोड है तो पहले मैं चला जाऊँ, ये हर जगह पर आपको ये एक टिपिकल हमारा बिहेवियर है। और इसकी वजह से कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, लोगों का मूड खराब होता है। अगर हम सिविक डिसिप्लिन डाल दें, इनकलकेट करें हमारे अंदर, तो हमारा देश बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरीके, हम सब बहुत हर किसी को फ़ायदा होगा इसका। तो एक उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ आई वुड से सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे राज्यों को भी स्टूडेंट्स की तरह ये चीज़ें सीखनी चाहिए। एक रिव्यू प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए और देखना चाहिए कौन से सिस्टम्स काम करी, कौन सी चीज़ें काम नहीं करी, आइडेंटिफाई कीजिए वो सारे गैप्स एंड थिंग्स लाइक दैट। और एक बहुत ही एजाइल रिस्पॉन्सिव सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में छोटे बड़े सारे इवेंट्स जो हैं इसमें ये नॉलेज जो है इसका एप्लीकेशन हो। क्राउड मैनेजमेंट एट कुंभ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो अच्छी तरीके से रीजनेबली हुआ, राइट। देखिए इतने करोड़ों लोग आए थे और कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, तो अनफॉर्चुनेट चीज़ें, कोशिश यही होनी चाहिए कि ये सिग्मा 6 हो, कोई भी एरर ना हो, कोशिश तो यही होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो सराउंडिंग एरियाज हैं उसमें भी क्राउड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रयागराज में जो चीज़ें हुई और फिर दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पीड्स देखने को मिली, सो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि हर जगह पर वी नीड टू पे अटेंशन। क्राउड मॉडलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना, राइट। और कहाँ से डिसरप्शंस होते हैं, कहाँ से सर्जेस होते हैं, राइट। और जो सिस्टम्स और फैसिलिटीज़ हम क्रिएट करते हैं तो उसको वर्स्ट केस सिनारियोज़ के लिए टेस्ट करना चाहिए। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा उत्तर प्रदेश के सामने, एंड आई एम श्योर मीडिया में ये सारी चीज़ें आएगी, क्लीनिंग अप। इवेंट प्रिपेयर करना जितना डिफ़िकल्ट है ना, उतना ही हमारे देश में और हमारे अलग अलग शहरों में सिचुएशन ये होती है कि एक बार इवेंट खत्म हुआ उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कितनी गंदगी होती है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट कतार में जो फुटबॉल का एक आई थिंक फाइनल था, तो जापान के लोगों ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। जापान के लोगों ने जब मैच ख़त्म हुआ तो वो स्टेडियम को क्लीन करके निकले, उनकी कोई ड्यूटी नहीं थी, वो वहाँ पर ऐसे, वो तो ऑडियंस थे, लेकिन उन्होंने देखा कचरा है तो बहुत ही एक दूसरे के साथ मिलकर, बहुत ही उनका कल्चर है ये। एक समय था जब टोक्यो के टॉयलेट्स बहुत ख़राब हुआ करते थे, लेकिन आज आप देखेंगे कि दे आर वेरी वेरी क्लीन। उन्होंने डिज़ाइन का इस्तेमाल किया, उन्होंने दिमाग अप्लाई किया, और ये चीज़ हमारे यहाँ पर ज़रूरी है। इसी के साथ लोकल बिजनेसेस जो हैं उनको तो अपॉर्चुनिटी मिलती है जब भी ऐसी कोई इवेंट होती है, जहाँ पर भी होती है, इट्स ए बिग थिंग। लेकिन वी नीड टू ऑल्सो आस्क विजिटर्स कि क्या दे फेल्ट लाइक दे वेर एक्सप्लॉइटेड, क्या उनको ऐसा लगा कि भाई हमारे पास से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लिए गए थे एंड थिंग्स लाइक दैट। सो यू नो मीन्स फॉर टाइम बीइंग आप पैसे लूट लेंगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म सोचिए। आपका जो राज्य है, आई एम नॉट
मीन्स यहाँ पर कोई उत्तर प्रदेश के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। किसी भी जगह पे अगर लेट्स से कोई पहाड़ी एरिया में आप गए और वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई और बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया, फिर लोग क्या करेंगे, आजू बाजू के होटल्स जो भी नज़दीक में जो भी मिला वहाँ पर रुक जाएंगे। तो वहाँ के अगर लोकल बिजनेसमैन को पता है कि भाई अब इनके पास 2-3 दिन जो हैं उनको यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, और फिर कहेंगे कि जो नॉर्मली 500 रुपये में आपको कमरा मिलता था उसका कहेंगे कि भाई आपको इसके 5000 देने पड़ेंगे, रहना है तो रो, वरना बाहर सो जाओ आप बर्फ़ में। तो लोग कुछ भी करके देंगे ना पैसे, लेकिन व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर एक्सप्लॉइटिंग। फिर आपकी या फिर आपका जो स्टेट है, आपका जो कल्चर है, उसकी क्या इमेज क्रिएट होगी लोगों के दिमाग में कि ऐसे समय पर उन्होंने मुझे लूटा था। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपको फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में क्या आपके राज्यों को फायदा होगा? नहीं होगा। वी नीड टू think about this thing as well. So opportunities for local businesses should not leave visitors feeling exploited. और जो सक्सेस होता है ना किसी भी इवेंट का, इट डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट प्रोजेक्शंस। जो आपने प्रोजेक्ट किया था, क्या उतने लोग आए? सेकंड थिंग, सेटिस्फाइड विजिटर्स एंड हैप्पी लोकल्स। ये सारी चीज़ें जब होती है, देन यू कैन से द इवेंट इज सक्सेस। ऑफ कोर्स आई बिलीव महाकुंभ इज a very big success, no doubt about it, but we need to prepare for next event. We need to prepare for other small and big events that are going to take place in near future or in long-term future. Now let's jump on to the fourth topic of the day. This one is about artificial intelligence. Critically analyze the environmental impact of artificial intelligence across its value chain and suggest measures to mitigate these challenges. AI is becoming part of our life, isn't it? It has already become part of our life. AI has become an indispensable part of our lives, to be honest. और एक जो ह्यूमन थिंकिंग है, जो डिसीजन मेकिंग है, इसको AI सिम्युलेट करता है लगभग ऐसा है। मीन्स आई डू बिलीव कि बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। अभी जो इंसानों का दिमाग है उतना तो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन एक हद तक AI जो है इसने चीज़ों को काफ़ी जगहों पर चीज़ें काफ़ी आसान हो रही है। जो पुरानी चीज़ें थी, आज बहुत सारी ऐसी जॉब्स प्रभावित होगी। जो लोग AI को नहीं सीखेंगे, इसका राइट इस्तेमाल नहीं सीखेंगे, तो दे आर गोइंग टू फेस चैलेंजेस, टू बी ऑनेस्ट, राइट नाउ। AI की जो मार्केट है, इसको अभी जो एक ग्लोबल AI मार्केट है, तो इसकी वैल्यू है $200 बिलियन, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग मार्केट। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ग्लोबल इकोनॉमी में जो AI का कंट्रीब्यूशन होगा, इट विल बी $15.7 ट्रिलियन। तो AI जो है इसका ज़माना स्टार्ट हो चुका है। मीन्स 1950s में, राइट, उस समय पर भी कुछ AI जैसी चीज़ें थी, बहुत ही आज के कंपैरिजन में बहुत ही लो लेवल की, लेकिन देयर यूज्ड टू बी थिंग्स, राइट। AI वाज देयर, लेकिन वो हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं था, लेकिन आज बहुत ही हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक हो चुका है। अब USA ने एक स्टारगेट प्रोजेक्ट अनाउंस किया, तो इसमें $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, और ख़ास करके AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये इन्वेस्ट किया जाएगा। अब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और हर जगह पर इसका इस्तेमाल होने लगा है, तो वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल कि इसकी इम्पैक्ट क्या होगी। रिलायंस जो है, इट इज़ प्लान्ड के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो बिल्डअप किया जाएगा। और इंडिया के, अभी अश्विनी कुमार साहब ने भी कहा था कि वी आर गोइंग टू डेवलप आवर ओन लैंग्वेज मॉडल। और मैंने ये भी समझाया था ना कि AI जो है उसका भारत इस्तेमाल कैसे कर सकता है, भारत अपने लिए एक यूनिक रोल कैसे क्रिएट कर सकता है। अभी 2-3 दिनों पहले ही हमने इस विषय पर भी बात की थी, तो उसको भी आप इसके साथ ऐड करके देखिएगा। नाउ द थिंग इज, AI जो है इसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हैं, और AI के अलग अलग जो स्टेजेस हैं उसमें एनवायरमेंट में डैमेज भी हो रहा है, तो इसको भी हमें कंट्रोल में रखना है। फॉर एग्जांपल, AI की वजह से एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर AI को यूज़ करने के लिए जो हार्डवेयर प्रोडक्शन चाहिए, क्लाउड ऑपरेशंस चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए जो एनर्जी हार्डवेयर है और जो मटेरियल इसमें यूज़ होता है, तो इसकी इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर होती है। डेटा सेंटर्स की ही अगर हम बात करें, तो टोटल जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज है ना, उसमें 1% कंट्रीब्यूशन जो है वो डेटा सेंटर्स का है। और AI और इन सारी चीज़ों की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, डेटा सेंटर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 2026 में, अभी जो चाहिए उसकी डबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नेक्स्ट ईयर्स में ही। एंड यू नो कि आज इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा
हम कोयले से पैदा करते हैं। सिर्फ हमारे देश नहीं, दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल आज भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। जनरेटिव एआई मॉडल्स जो हैं उनको 10 से लेकर 100 टाइम्स ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। मोर कंप्यूटिंग पावर मीन्स मोर हार्डवेयर यू नीड टू यूज़, राइट। ज़्यादा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल आपको निकालने पड़ेंगे, उसकी प्रोसेस में जो कार्बन एमिशन होता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, राइट। ई वेस्ट क्राइसिस बढ़ रही है, डेटा सेंटर्स जितने बढ़ेंगे तो इसकी वजह से ई वेस्ट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। COP29 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने ग्रीनर एआई प्रैक्टिसेस जो हैं इनको एम्फेसाइज किया और 190 से ज़्यादा देशों ने, ये एक नॉन बाइंडिंग है लेकिन इस चीज़ को एडॉप्ट किया है कि एथिकल एआई का इस्तेमाल हो। और कुछ ऐसे देश है जैसे कि यूरोपियन यूनियन वाला क्षेत्र है, यूएसए है, इन्होंने तो कुछ लॉज भी इंट्रोड्यूस किए कि एआई जो है इस पर इसकी कम से कम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो। तो हमें डेटा सेंटर्स उन जगहों पर स्थापित करने चाहिए जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो काफ़ी इजीली अवेलेबल हो और एनर्जी एफिशिएंट हार्डवेयर का इस्तेमाल करना, कम से कम एमिशन हो। फिर स्मॉलर डोमेन स्पेसिफिक मॉडल्स का इस्तेमाल करना जिससे कम प्रोसेसिंग पावर में ज़्यादा से ज़्यादा एआई का इस्तेमाल या फिर अच्छे एआई का, एडवांस एआई का इस्तेमाल हो सके। बेसिकली एआई की पूरी जो इकोसिस्टम है, तो इस पूरी इकोसिस्टम में सस्टेनेबिलिटी हो। दिस इज़ द थिंग, वी नीड टू कीप ए बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एआई जो है इसकी एक एनवायरनमेंट पर जो इम्पैक्ट है वो भी एक ये एंगल भी पता होना ही चाहिए हम सबको, बिकॉज एआई इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज यू नो। Right, now let's move on to the last topic of the day. Again, a very, very important one. USA और यूक्रेन। कुछ दिनों पहले ट्रंप साहब जेलेंस्की साहब को यह कहते थे कि ही इज़ अ डिक्टेटर। ये जो जेलेंस्की हैं, ही इज़ अ डिक्टेटर, ऐसी बातें कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे थे कि भाई आपने ही जानबूझकर ये युद्ध स्टार्ट करवाया है। और यूएस मीन्स आज के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं, इसके पहले के प्रेसिडेंट जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। तो evaluate the challenges faced by Ukraine in balancing economic interests with security concerns amid negotiations with the US and Russia. ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि यूएस और रशिया के बीच में मीटिंग हुई और उसमें यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन नहीं था, ये चीज़ें जानते हैं। 2024 में एक ऐसी मीटिंग हुई थी स्विट्ज़रलैंड में, जो स्विट्ज़रलैंड ने करवाई थी। तो वहाँ पर यूएसए था, यूक्रेन था, यूरोप के देश थे, भारत था, लेकिन वहाँ पर रशिया नहीं था। तो चलो ये चीज़ें तो हमने डिस्कस की है, तो हम उसकी गहराई में नहीं जा रहे हैं। अब यूक्रेन के पास लिथियम है, टाइटेनियम है, कोल, गैस, ऑयल, यूरेनियम, ये सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड मिनरल्स हैं और इनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। यूक्रेन के पास अगर क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स की बात करें तो दुनिया का 5% जितना तो सिर्फ यूक्रेन के पास है। ग्रेफाइट की बात करें तो 19 मिलियन टन है। लिथियम डिपॉजिट्स की बात करें तो यूरोप में नंबर 3 पर आता है यूक्रेन। और टाइटेनियम की बात करें तो ये युद्ध स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले दुनिया का 7% जितना टाइटेनियम यूक्रेन अकेला देश पैदा करता था, विच इज़ ए बिग थिंग। और रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं इसका इस्तेमाल वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, विंड टर्बाइंस और बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अब यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया है कि यूएसए के साथ एक मेजर मिनरल्स की डील होगी। कुछ दिनों पहले हमने ये बात की थी ना कि ट्रंप साहब ने ये कहा था कि भाई हमें $500 बिलियन की जो आपके पास रिसोर्सेज है वो हमें दे दीजिए, हमारे साथ डील कीजिए। एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें कहाँ पर आकर रुक गई? पैसों पर। सारी चीज़ें कहाँ पर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आकर जाकर रुक गई कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। रिसोर्सेज के पीछे पागल है सारे देश, राइट। उनकी कहीं ना कहीं शुरुआत जो है ये रिसोर्सेज और इन सारी चीज़ों से होती है। द डील इंक्लूड्स ए क्लोज सपोर्टिंग यूक्रेन्स एफर्ट्स टू ऑब्टेन सिक्योरिटी गारंटी। अभी डील नहीं हुई है, लेकिन ये डील अगर होगी, राइट, उन्होंने अनाउंस किया है कि अनाउंस्ड ए मेजर मिनरल्स डील। तो अब ये डील साइन करने के लिए जाने वाले हैं। शायद ज़ेलेंस्की साहब वाशिंगटन जाएंगे, ट्रंप साहब को मिलेंगे। लेकिन इसमें यूक्रेन क्या चाहता है कि भाई ये डील हम करेंगे आपके साथ, लेकिन इसमें एक सिक्योरिटी गारंटी होनी चाहिए कि फिर आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वाशिंगटन में ज़ेलेंस्की साहब को। और अब थोड़ा जो स्वर है ट्रंप साहब का वो चेंज हुआ। पहले वो कह रहे थे कि ये डिक्टेटर हैं, इसने ये किया वो किया। अब उनका स्टेटमेंट ये आया है
कि वो बहुत ही बहादुर हैं। रियली आपको लगेगा, मैं आप गूगल करके थोड़ा मैं रिसर्च करता हूँ, थोड़ी चीज़ों को देखता हूँ, तो आई नो आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि ऐसी बातें हो रही है। कल मैं ये कह रहा था कि ये ऐसा है, और आज मैं कह रहा हूँ कि नहीं वो तो बहुत बहादुर है। क्या डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। आप मीन्स कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, मीन्स आई गो थ्रू मेनी आर्टिकल्स यू नो। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आई थिंक द हिंदू न्यूज़पेपर में ही था, कल या फिर परसों का वो आर्टिकल था। तो उसमें आपको ऐसे बहुत डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं वो ग्लोबल लेवल पर, जियो पॉलिटिक्स में। कि अमेरिका ने पहले ऐसा किया, अमेरिका ये कह रहा था कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हमने इतने करोड़ों रुपए आपको दिए हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स, ओपन डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, कोई शर्म नहीं है। और सिर्फ अमेरिका नहीं, रशिया भी ऐसा कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे देश जो है वो ऐसा कर रहे हैं। पहले ये कहते थे कि जो राइट विंग वाले लोग हैं उनको तो आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। अब कुछ जगहों पर राइट विंग की ही सरकार आई है, तो ये सरकारें कुछ और ही कर रही है। तो जो देश के जो स्टैंडर्ड्स हैं, देश सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी चलता है, वहाँ का कल्चर होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। ये सारी चीज़ें अब चलो छोड़ो, उन सारी बातों को यहाँ पर फोकस करते हैं। ट्रंप साहब ने यह कहा कि यूक्रेन को यूएसए के पैसे भी चाहिए और यूएसए की मिलिट्री इक्विपमेंट भी चाहिए। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि वरना ये युद्ध जो है वो कब का बंद हो जाता है, यानी कि रशिया जीत जाता। अब एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट जो है वो ऐसा हो सकता है कि पैसे जो हैं वो जो दिए जाएंगे यूक्रेन को, तो इसका इस्तेमाल रिकंस्ट्रक्शन के लिए होगा। और दोनों सरकारें, वॉशिंगटन और कीव की सरकार जो है वो इक्वल टर्म्स में इस फंड को मैनेज करेगी। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि यूएसए को अगर रेयर मिनरल्स चाहिए तो हमारे पास आ जाओ, हमारे पास यूक्रेन से भी ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं। और अभी एज यू नो के यूक्रेन की कुछ 20% जितनी जो टेरिटरी हैं वो रशिया के कंट्रोल में हैं। और ये जो टेरिटरीज हैं इसमें $350 बिलियन के लगभग एस्टिमेटेड रिसोर्सेज हैं। लेट्स क्विकली गो थ्रू ए मैप बाय बीबीसी, राइट? थैंक्स टू बीबीसी फॉर दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफिक मैप, राइट? अब देखिए यहाँ पर ये जो हैं अलग अलग जगहों पर टाइटेनियम, तो ये येलो पोर्शन में आपको टाइटेनियम देखने को मिलता है। फिर टाइटेनियम के साथ साथ ज़ारकोनियम, वो भी यहाँ पर येलो वाला जो पैचेस हैं यहाँ पर हैं। ग्रेफाइट हैं एज यू कैन सी हियर। देन यू कैन सी रेयर अर्थ्स, ये ग्रीन वाले पैचेस में रेयर अर्थ्स हैं। और लिथियम जो हैं ये आपको ये जो सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं इसको, नॉट पर्पल इज़न्ट इट, ये सो लेवेंडर टाइप कलर जो है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। सो देखिए दिस आर द थिंग्स दैट यू कैन सी, थोड़ा जूम करके देख ले, राइट? सो ये सारे हैं। और ये वाला जो है ना रशिया कंट्रोल एरिया, तो इसमें भी एज यू कैन सी क्लियरली ये पूरा रशिया के द्वारा अभी फ़िलहाल कंट्रोल में है ये एरिया, हमने देखा था। तो यहाँ पर भी बहुत सारे रिसोर्सेस है। तो सारी गेम जो है वो मुझे तो लगता है रिसोर्सेस के पीछे ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एनीवेज मैंने आपको अलर्ट्स तो बता दिया ना कि 1 और 2 मार्च को ये लेक्चर नहीं होगा, जो ये 2 दिन ऑफ रहेगा लेक्चर। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.